अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, एक बार फिर से मैं इसी बलूचिस्तान के मामले पर ही बात करना चाहता हूँ। मैं इसके लिए जो इस मामले पे ट्रिगर हुआ, वो दरअसल एक इंटरव्यू था जो अतर काज़मी एक मशहूर न्यूज़ एंकर भी हैं और अपना कोई वीडियो चैनल भी शायद उनका है जिस पर वो काम करते हैं। काफ़ी दफ़ा मैंने उसमें सुना और उन्होंने एक इंटरव्यू किया अनवरुल्लाह काकड़ साहब का। ज़ाहिर है चूँकि वो बलूचिस्तान से ही साबिक वज़ीर-ए-आज़म रहे हैं और तो उनका फ़हम इस मामले पर सबसे ज़्यादा होना चाहिए था। तो उनका उन्होंने इंटरव्यू किया और उसका भी क्वेश्चन भी सारे इसी हवाले से थे, बलूचिस्तान के जो हालिया शोरश है इसी मामले पे थे। इस बात पर मुझे कतन कोई हैरत नहीं हुई कि हमारे हुक्मरान जो हालिया दौर में गुजरे हैं, अपने फ़हमो इदराक से बिल्कुल खाली हैं, आरी हैं। इसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जब तक आप मामलात के यानी वो हमारे हुक्मरान चाहे वो सियासी थे या गैर सियासी, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब तक आप इन मामलात की जो प्रोग्रेशन हो रही होती है, उनके मैकेनिज्म को नहीं समझते, तो तब आप उनमें मौजूद बिगाड़ को दुरुस्त करने के लिए जो लाहे अमल है, वो भी आप ज़ाहिर है तश्कील नहीं कर सकते, वो भी कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते, वो डिवाइस आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप सिस्टम को कुली तौर पर, तफसीली तौर पर उनकी जुज़ियात नहीं समझते। और इन साहब को भी सुन के मुझे हैरत हुई, क्योंकि बज़ाहिर ये लगते ऐसे हैं जैसे इनमें फ़हम व इदराक है, कम से कम इनकी गुफ्तगू के स्टाइल से यही अंदाज़ा होता था। मैंने इनको सुना कम था, तो पहली दफ़ा मैंने इसका बग़ौर इनको सुना इस इंटरव्यू के दौरान, क्योंकि ये मेरे दिलचस्पी का टॉपिक था बलूचिस्तान। और क्यों नहीं, ये जो हमारे अवाम हैं, पाकिस्तान में रहने वाले तमाम पाकिस्तानी हैं, उन सब के लिए ये सिर्फ दिलचस्पी का ही नहीं बल्कि एक दुख का हामिल मामला है। तो जनाब उनका मैंने लिंक भी दे दिया है, अगर आप चाहें तो उस इंटरव्यू को भी देख सकते हैं। तो उनके मैं सिर्फ अभी 3-4 सवाल उन्होंने उठाए, या कम से कम उस वीडियो में जो क्लिप मैंने देखा उसमें ये 3-4 सवालात थे। मैं सिर्फ इस वक्त उसके एक सवाल पे ही तबसरा करूंगा जो उनके जवाब पे, तो उन सवाल के बामुकाबला जो जवाब दिया गया मैं उस पर बात करूंगा। और अगले वीलाग में इंशाल्लाह जो बाकी 3 सवाल हैं या कम से कम 2 सवाल उनका जवाब मैं उसका उस पर भी तबसरा जरूर करना चाहूंगा। अच्छा, सवाल ये था, मैं मनवन पढ़ के सुना देता हूँ। काकड़ साहब, आप साबिक वजीर आजम हैं, क्या इस वक्त आप महारंग बलोच से बड़ी रैली आप कर सकते हैं बलूचिस्तान में? क्या ऐसे आपको नहीं लगता कि इस वक्त बलूचिस्तान में महारंग बलोच जो है वो ज्यादा रेलिवेंट है, आप रेलिवेंट नहीं है, या आप जैसे जो सियासी लोग हैं वो रेलिवेंट नहीं है? अच्छा, उनके जवाब में, अच्छा उनका जवाब में सुनाने से पहले आपको ये बता दूं, जो काकड़ साहब हैं वो अभी तक ऐसे लगता है जैसे मोहतरम वजीर आजम शिप से अभी तक वो उतरे नहीं हैं, अभी तक उसी कुर्सी पर मौजूद हैं। वो जिस तरह से वो अपने उनको बार बार टोक रहे थे और उनको एक एंकर के सवालों को इस तरह से ले रहे थे जैसे ये तो कल के बच्चे मुझसे क्या पूछते फिर रहे हैं, जो कि जहनी तौर पर नाअहल मफलूज लोग हम मुझसे क्या पूछेंगे, मैं जो कि एक बड़ा वजीर आजम रहा। तो सुनिए जनाब, उनका जवाब ये था। तो जवाब में वो कह रहे हैं कि सवाल ये नहीं है कि मैं रैली कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, क्योंकि रैली तो शेख मुजीबुर रहमान ने भी की थी। तो फिर आप देखें तारीख ने उनका क्या हशर किया। शायद उन्होंने 169 में से 166 सीटें हासिल कर ली थी, फिर उसका तारीख में उनका और उसके खानदान का कहीं नामो निशान नहीं रहा और तारीख ने उसके हशर नशर कर दी। ये उनका जवाब था। और फिर वो कहते हैं कि खुदा के लिए, काकड़ साहब कह रहे हैं कि खुदा के लिए जब बात नेशनल लेवल के सवाल पर हो रही हो उसे बहुत डीपली देखना चाहिए। डीपली पे उन्होंने इस तरह से जोर दिया जैसे ये खुद डूब मरेंगे अभी इसके अंदर, इस गहराई में पानी के अंदर ही डूब जाएंगे। तो ऐसे उसे सतही अंदाज में नहीं देखना चाहिए। तो आप जानते भी हैं कि इस बड़े मैंडेट की वजह से मुल्क 2 लाख हो गया। यह था जनाब उनका जवाब। अब जरा सुनिए, इस डीपली की कहानी जरा सुनिए।
तो कितने ये खुद साहब डीपली सोचते हैं, जरा उस पर गौर कर लेते हैं। जनाब काकड़ साहब, मोहतरम काकड़ साहब, वो ऐसे नहीं था। जब वो यहाँ पर रैलियां कर रहे थे तो उसके जवाब में लोगों ने मैंडेट भी उनको भरपूर दिया था। जैसा कि आपने खुद कहा, 169 में से 166 या 167 सीटें, जो कि आपको भी याद नहीं है, आप खुद भी 166 या 167 कह रहे। तो वो इसलिए नहीं था, उन्होंने मैंडेट दे दिया और उनको अपना हुक्मरान भी चुन लिया गया, क्योंकि और कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा था। पहली बात तो हुजूर हम आपको ये बता दें कि जब मुल्क 2 लख्त इस मैंडेट की वजह से नहीं हुआ था। मुल्क 2 लख्त बहुत बाद में होते हैं, कौम पहले 2 लख्त हो चुकी होती है। ये कौम है जो बढ़ती है, ये जुग्राफिया के ऊपर लाइनें बाद में खींची जाती हैं, पहले कौम बन जाती है। हुजूर डीपली जरा इसका आप जायजा लें। और दूसरी बात यह है कि जब तारीख ने उनका हशर किया तो वो इस वजह से हशर नहीं किया था कि वो कुछ अरसा कबल, बरसों पहले वो एक पॉपुलर लीडर थे। उनका हशर इसलिए किया गया कि जब वो हुक्मरान बन गए तो उन्होंने नाइंसाफी के झंडे गाड़ दिए, उन्होंने नेपोटिज्म से काम लिया, उन्होंने कोटा सिस्टम बना लिया जो आज पिछले दिनों तक राइज रहा। अभी जब ये इनकलाब आया तो उन्होंने चेंज कर दिया। वो बाद में, पहले वो इनकलाबी लीडर थे, बाद में वो हुक्मरान, देसी हुक्मरान, रिवायती हुक्मरान बन गए, वो एक शहनशाह बन गए, जैसे उनका पांसा पलट दिया गया। तो जब जब आप तारीख के साथ ये करते हैं तो तारीख आपके साथ वही करती है। जब तक आप लीडर रहते हैं आपको भी अवाम सर पे बिठाती है, तारीख भी सर पे बिठाती है। और फिर अगर पिछले 50 ईयर्स तक जिसका खानदान हुक्मरान रहा हो, आप उसे नाकाम कैसे कह सकते हैं? 50 ईयर में तो एक पूरी कौम बन जाती है। 50 ईयर में तो बाज़ों का पूरे एक मुल्क जो है एक बड़ी तरक्की को पहुंचते हैं और फिर तनज़ली की तरफ आने लगते हैं। तो 50 ईयर्स तो बहुत ज्यादा होता है। कौन सी पार्टी है जो 50 ईयर्स तक जिसने सरवाइव किया हो? तो आप जरा डीपली सोचें। यही तो हमें अफसोस है कि आप लोग सतही किस्म की ख्यालात रखते हैं।